FUSE फ्यूज वायर। घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक फ्यूज या फ्यूज वायर का यूज करते हैं। उस वायर का काम क्या होता है, तो कभी भी यदि घर के सर्किट में अचानक से करंट आई का वैल्यू हाई हो जाए, आई का वैल्यू हाई हो जाए, तो वह फ्यूज अपने आप को मेल्ट कर लेता है और मेल्ट करके यह जो वायर है वह अपने आप को बीच से कहीं से क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। अब यह जो पूरा सर्किट में लगा हुआ है, सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और ओपन सर्किट में करंट का फ्लो, तो आगे जो कुछ भी एप्लियंस है वह हाई करंट से जलने से बच जाया करता है कि नहीं। इस पूरे काम को हम इलेक्ट्रिकल के लैंग्वेज में बोलेंगे कि फ्यूज वायर का यूज प्रोटेक्ट करने, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि नहीं। और फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी है कि इसका रेजिस्टेंस आर का वैल्यू हाई होना चाहिए। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। करंट यदि आई हाई हो जाए तो वायर के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस होगा H=I² RT। तो आई क्या हो, हाई है। आर ऑलरेडी हम वायर का क्या ले रहे हैं, फ्यूज वायर का हाई ले रहे हैं, और टाइम जो कुछ भी रहे तो हीट प्रोड्यूस का वैल्यू हाई हो जाएगा, और ज़्यादा हीट के कारण उसको मेल्ट करना है। और मेल्ट हीट ज़्यादा हो फिर भी मेल्ट नहीं हो रहा है, और हीट एक ठीक ठाक अमाउंट में पहुंच गया तो मेल्ट हो गया। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। यदि मेल्टिंग पॉइंट को हाई ले लिए तो पता चला कि ज़्यादा हीट सप्लाई हो रहा है फिर भी वह मेल्ट हो ही नहीं रहा है, करंट उसके थ्रू एप्लियंस तक जा करके उसको ख़राब कर दे रहा है कि नहीं। इसका मतलब फ्यूज वायर का प्रॉपर्टी होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि यह जनरली बनता किससे है, तो हम लोग तो यदि घर में कभी फ्यूज वगैरह ख़राब हो जाए तो एक कॉपर या एल्युमिनियम का वायर लेकर के भी काम चला लेते हैं। लेकिन बेसिकली जो ओरिजिनल फ्यूज वायर है या मार्केट से जो आप खरीद के लाते हो वह आपका टीन और लेड के एलोआ का बना होता है, ठीक है क्या। लिखना स्टार्ट करेंगे। फ्यूज वायर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, फुल स्टॉप। नीचे से लिखेंगे अ फ्यूज वायर हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फुल स्टॉप देकर के नीचे से लिखेंगे फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलोआ ALLOY ऑफ टीन एंड लेड ALLOY, एलोआ ऑफ टीन एंड लेड, फुल स्टॉप दे करके टर्म डिफाइन करेंगे मोबिलिटी, या कई बार इसको बोला जाएगा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अक्रॉस जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो मूव कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कौन करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ उसका चार्ज भी मूव करता है या नहीं मूव करता है। इलेक्ट्रॉन आगे चल जाता है, उसका चार्ज पीछे छूट जाता है। ऐसा क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके पास चार्ज भी चलेगा। मोबाइल का मतलब होता है चलने का एबिलिटी, मोबिलिटी चलने का एबिलिटी। हम लोग मोबाइल फ़ोन को मोबाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आप लेकर के क्या कर सकते हो, चल सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल का हिंदी मीनिंग होता है चलायमान, जो चल सके उसको बोलते हैं मोबाइल। मोबिलिटी मतलब चल सकने का, एबिलिटी चल सकने का। तो यदि कोई चार्ज कैरियर ज़्यादा अच्छे से चल सकता है, पार्टिकुलर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कंडक्टर के अक्रॉस क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो अलग अलग कंडक्टर को दें
और एक का जो चार्ज कैरियर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी से मूव करे, और दूसरे का थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ मूव करे, तो ज़्यादा मोबाइल किसको बोलेंगे? फर्स्ट वाले को, जिसका आसानी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके चार्ज कैरियर का मोबिलिटी क्या है? हाई है कि नहीं है? और मूव करे मतलब फर्स्ट का यदि आसानी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके चार्ज कैरियर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए। मूव कर रहा है ज़्यादा अच्छे से, इसका मतलब उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं? तो मोबिलिटी को हम लोग जनरली म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं, और यह मोबिलिटी म्यू जो होता है यह डिफाइंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 1 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज आप अप्लाई कीजिए दो अलग अलग कंडक्टर को, दो अलग अलग मटेरियल को, और एक के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा और दूसरे के लिए कम, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों के लिए ई क्या कर लिया गया? फिक्स कर लिया गया, कांस्टेंट कर लिया गया। तो जिसका वी हाई उसका मोबिलिटी क्या रहेगा? हाई रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? चलिए, इसके बारे में यह नहीं हम लोग सोच सकते हैं कि यह वेक्टर है या स्केलर है। यहाँ पर दिख रहा होगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर ही क्वांटिटी है, नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का रेशियो है, दो वेक्टर का रेशियो है। जनरली यह क्वांटिटी तो कहलाता है टेंसर क्वांटिटी, रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स। लेकिन हम लोगों को डील करना होता है केवल वेक्टर और स्केलर को, तो एज ए स्केलर इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। कैसा ट्रीट करेंगे? एज ए स्केलर ही ट्रीट करेंगे। अब आ जाए यूनिट पे, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर है। तो हम लोग क्या ले लें? वोल्ट पर मीटर ले लें। यह मीटर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। वोल्ट को भी चाहिए तो आप कहाँ डाल लीजिए? ऊपर डाल लीजिए। वेलोसिटी को अभी भी क्या डालें? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डाल दें? न्यूटन पर कूलम। कूलम ऊपर गया तो मीटर पर सेकेंड पर कूलम नहीं, कूलम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो कूलम और पर न्यूटन, जैसा इसका थोड़ा सा अजीबो गरीब टाइप का यूनिट आएगा। तो यूनिट याद रख पाना संभव नहीं है या अच्छा भी नहीं है। आप वेलोसिटी का अलग से जानते ही हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूनिट डाल करके जैसा भी हो उस फॉर्म में उसको ले आएंगे। ठीक है क्या? मेन रहेगा इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख पाना। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखते हैं। इसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज, मोबिलिटी का सिंबल म्यू डालिए ब्रैकेट में और तब डिफिनीशन लिखिए। इट इज़ डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ब्रैकेट में चाहे तो वी कर लीजिएगा सिंबल, ब्रैकेट क्लोज, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में कैपिटल ई, फुल स्टॉप दे करके डेट इज म्यू इक्वल्स टू वी/ई। इसको डाल ले सकते हैं ऐसा यूनिट करके, याद नहीं रखिएगा, एक बार निकाला रहेगा तो सही रहेगा। क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोबिलिटी। चलिए, म्यू का यदि डायमेंशनल फार्मूला लेना हो तो पहले म्यू का क्या लिख लें? यूनिट। और यूनिट में हम लोग लेफ्ट वाला भी यूज कर सकते हैं और राइट वाला भी। राइट ही यूज कर ले क्या? क्योंकि लेफ्ट में वोल्ट को क्या लिखना पड़ेगा? जूल पर कूलम, और फिर जूल को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो न्यूटन फिर आ ही रहा है, तो क्यों ना हम न्यूटन वाला को ही पकड़ लें। ऊपर है पहले मीटर है, क्या है? मीटर। तो मीटर के लिए डायमेंशनल एल हो जाएगा। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। पर सेकेंड टी का पावर। कूलम के लिए रेडीमेड आई टी या फिर ए टी, आई टी या फिर ए टी ले लेते हैं। और बाय न्यूटन। न्यूटन यूनिट में होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहलाता है न्यूटन।
केजी, मास के लिए मीटर, लेंथ के लिए पर सेकेंड स्क्वायर टी का पावर -2। यहाँ से अरेंज करें, एम को ऊपर ले चले तो एम का पावर -1। यह एल है और यह एल है, एल वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यह टी और यह टी क्या हो गया, कैंसिल। और यह टी यदि ऊपर गया तो टी का पावर कितना, +2। एक टी तो ऊपर का कैंसिल, तो 1 बचा और नीचे -2 ऊपर जा करके +2 हो गया। एम ऊपर ले ही चुके हो, अकेला क्या बचा, ए बचा, चाहे आई रहेगा, ए या फिर आई रहेगा। यही आपका आ गया म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला, कि नहीं। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है ई टॉ बाई एम, चाहे ई टॉ बाई 2m। तो ऊपर में जैसे ही ई फिर कैपिटल ई टॉ बाई एम चाहे 2m, तो ऊपर का ई और नीचे का ई कैंसिल, तो ई टॉ बाई 2m। यहाँ से चार्ज आई टी, यह तो एक टाइम है टी, तो आई टी स्क्वायर आई टी, और m इज मास m, तो m इनवर्स ए टी स्क्वायर, m इनवर्स ए टी स्क्वायर चाहे आई टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको भी डाल लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिमिटेशंस, डेफिशिएंसी, ऑब्लिक दे करके लिमिटेशंस, ऑब्लिक दे करके ड्रॉबैक, फिर ऑब्लिक दे करके ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो हम लोग इक्वेशन देखते हैं J सिग्मा ई के बाद यही डिराइव हो के आता है V आई आर आता है या नहीं आता है। तो इस यह जो एप्लीकेबल है कि यदि R को फिक्स रखा जाए, रेजिस्टेंस R के वैल्यू को क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिएगा, और उस R के थ्रू वोल्टेज V का वैल्यू यदि बढ़ाते जाएं तो I का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। I = V/R, I = R को फिक्स कर लिए नीचे वाले को, तो I और V क्या हो गया, एक दूसरे के डायरेक्टली। तो यह जो हम लोग पढ़ते हैं वह केवल कंडक्टर के लिए, केवल मटेरियल यदि कंडक्टिविटी सिग्मा के बेसिस पे देखा जाए तो 3 टाइप का। सबसे बढ़िया जिसका कंडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, जनरली मेटल्स आर कंडक्टर, कि नहीं। कंडक्टर से जिसका बढ़िया कंडक्टिविटी हो उसको कंडक्टर, और जिसका सबसे खराब कंडक्टिविटी हो उसको नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर या इंसुलेटर बोल लेते हैं। नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर, या कंडक्टर के पास कंडक्टिविटी हाई है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अप्लाइड पोटेंशियल पर वो फ्रीली क्या कर सकता है, कंडक्टर के इनसाइड मूव कर सकता है। इंसुलेटर के पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। तो सबसे बढ़िया कंडक्टिविटी कंडक्टर का और सबसे खराब कंडक्टिविटी इंसुलेटर का। और एक ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है कि सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो, यदि फिक्स हो तो हम लोग यदि वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो करंट भी क्या होगा, उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर। सो ओम्स लॉ केवल किसके लिए अप्लाई है, कंडक्टर के लिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, V = IR में R के वैल्यू को फिक्स रखिए। इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर के वैल्यू को फिक्स रखना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस R भी क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि नहीं। इसका मतलब ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि नहीं। तो पहला तो हो गया किसके लिए अप्लाई है, मेटल के लिए ही। दूसरा है कि कुछ ऐसा मटेरियल है, उस मटेरियल को जनरली क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। नंबर 1 में लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स ओनली, फुल स्टॉप दे करके नंबर 2 लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल, नंबर 2 में इट इज एप्लीकेबल
ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। नंबर 3 में लिखेंगे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स सच एज सिलिकॉन SI, कामा जर्मेनियम GE कैपिटल G स्मॉल e, कामा गैलियम GA कैपिटल G स्मॉल ए, एंड गैलियम आर्सेनाइड GaAs एटसेट्रा डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इन मटेरियल्स का नाम भी थोड़ा याद रख लेंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह क्या है, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल या सब कंडक्टर नहीं है। लास्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर तो वहाँ पर यदि आपको पहले से ये सब याद है तब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है क्या। या कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैलियम के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज, on increasing temperature resistance of a conductor while that of a semiconductor decreases। तो गैलियम एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस घटेगा। यही पूछ लिया जाए आयरन के लिए, तो आयरन तो मेटल है, कंडक्टर है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और यह बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना होगा हमेशा। लास्ट में लिखिएगा पॉइंट नंबर 4, देयर आर सम कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law, कॉलन का साइन दे करके, these conductors are called non ohmic conductor, NON नन डैश दे के ओमिक OHMIC नॉन ओमिक कंडक्टर्स। चलिए V इक्वस टू IR में कांस्टेंट किसको रखते हैं, R को कांस्टेंट कर ले। तो यदि V इक्वस टू IR है और यदि R को आप कांस्टेंट करने जा रहे हो, और R तो तब कांस्टेंट रहेगा जब टेम्परेचर T क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो इस कांस्टेंट को यदि हटा दिया जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I। या आप ऐसे ही इसको लीजिए ना, तो Y V को Y एक्सिस पे डालें, इक्वल के बदले इक्वल, I को X पे डाल लें, और यह क्या है, कांस्टेंट है, तो Y इक्वस टू mx का फॉर्म आ रहा है, और Y इक्वस टू mx होता है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब कोई भी ओमिक कंडक्टर है तो उसके लिए क्या वर्सेस क्या, V वर्सेस I ग्राफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपके फिगर में दिखाया है V वर्सेस I ग्राफ, और ज़रा देखना शुरू कीजिए तो यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट यहाँ तक क्या है, बिल्कुल लीनियर है। फिर आगे जा कर के यह क्या करना शुरू कर दिया है, कर्व पास पकड़ लिया है, हल्का सा स्लाइटली कर्व हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है। तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट बोल सकते हैं। और इसी में इसके जस्ट नीचे नीचे डॉटेड लाइन दिखाया है, और यह कंप्लीट क्या है, ए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो इसके बारे में लिख रहा है द डैश हेड लाइन रिप्रेजेंट्स द लीनियर ओम्स लॉ, लीनियर ओम्स लॉ, जो कि ओम्स लॉ को जहां तक फॉलो कर पाया वह तो लीनियर पोर्शन होना चाहिए। द सॉलिड लाइन द इज द वोल्टेज V वर्सेस करेंट I फॉर अ गुड कंडक्टर। इसका मतलब गुड कंडक्टर भी अप टू पार्टिकुलर करेंट और पार्टिकुलर वोल्टेज तक ही लीनियरिटी शो करता है, आगे जाकर के थोड़ा सा कर्व रास्ता पकड़ ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट इन जनरल हम लोग एक गुड कंडक्टर के लिए V वर्सेस I ग्राफ कैसा लेंगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। क्लियर हुआ क्या। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड, डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व मतलब अप्लाइड वोल्टेज V के हिसाब से उसके करंट का जो वेरिएशन होता है, या I वर्सेस V ग्राफ, I वर्सेस V ग्राफ, उसे ही हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बोलते हैं। यह डायोड है क्या चीज़, तो यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ। इसका मतलब डायोड अपने आप में सेमी कंडक्टर है, डायोड अपने आप में क्या है,
और जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल उसको जानेंगे कि डायोड बनाते कैसे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग दिमाग में रखेंगे कि डायोड अपने आप में कैसा मटेरियल, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है। तो उसके लिए जब वोल्टेज देखिए जीरो है तो उस समय करंट भी क्या है, जीरो है। और करंट केवल यहीं जीरो पे ही नहीं, यहाँ पर भी, इसका मतलब एक पार्टिकुलर वोल्टेज तक करंट क्या है, जीरो है। और उस वोल्टेज से जब बढ़े हैं तब जाकर के करंट क्या होना हुआ है, बढ़ा है, नॉन लीनियर। कैसा बढ़ा है, नॉन लीनियर। और एक पार्टिकुलर वोल्टेज जाते जाते करंट क्या हुआ, तो पॉजिटिव करंट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन को इस सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है कि नहीं। ऐसा कंडक्टर के साथ हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ से यदि मोटा मोटी यहाँ तक देखिए तो हर जगह स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और v वर्सेस i ग्राफ का स्लोप dv बाई डी आई, v वर्सेस i ग्राफ का स्लोप dv बाई डी आई, या tan थीटा से निकालेंगे तो v का वैल्यू डिवाइडेड बाई i का वैल्यू, और v का वैल्यू डिवाइडेड बाई i का वैल्यू तो रेजिस्टेंस देगा। इसका मतलब v वर्सेस i ग्राफ में यदि कभी एंगल दे दे और रेजिस्टेंस पूछ ले तो क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, tan थीटा निकालना होगा। निकालना होगा या नहीं, उसको भी आगे देख लेते हैं। चलिए, उससे पहले तो आपको दिखा कि यह जो डायोड के लिए वोल्टेज वर्सेस करंट का वेरिएशन, वोल्टेज वर्सेस, वहाँ पर भी लिया है वाई एक्सिस पर, करंट लिया है एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर वोल्टेज एक्स पे है जबकि करंट क्या है, वाई पे है। तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड के लिए करंट वर्सेस वोल्टेज ड्रॉ करते हैं तो करंट को जनरली हम लोग वाई पे ही रखेंगे और वोल्टेज को एक्स पे। अब देखिए, वोल्टेज को जैसे ही निगेटिव करना शुरू कर दिया है तो करंट कुछ लेवल तक तो क्या है, जीरो है। उसके बाद करंट का डायरेक्शन निगेटिव साइड आ गया है और यह भी नॉन लीनियर है। और आते आते एक पार्टिकुलर लेवल पे आने के बाद वोल्टेज का एक क्या है, पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज, यहाँ जीरो वोल्टेज और यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज, जो कि डायोड के लिए कहलाता है रिवर्स बायस का वोल्टेज। पॉजिटिव वोल्टेज कहलाता है फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज और निगेटिव वोल्टेज कहलाता है रिवर्स बायस के वोल्टेज पर आप देखिए कि करंट क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू इंक्रीज होना शुरू हो गया है। यहाँ का करंट, यह तो यह वोल्टेज एक्सिस है और यहाँ का करंट यदि समथिंग माइक्रो एम्पियर में इसको ले लेना, ऊपर 1.5 लिखा है, यहाँ पर 0.5 माइक्रो एम्पियर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, तो एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर वह वोल्टेज लगातार इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। गलत बोल दिए हैं, करंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। इधर बढ़ने पर यह हॉरिजेंटल लेवल किसको शो करेगा, वोल्टेज को, लेकिन का करंट क्या हो गया है, जाकर के फिक्स हो गया है। तो इसको आप क्या बोलिएगा, लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। फिलहाल यह ग्राफ आपको याद नहीं रखना है, जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो बजाबते इसको ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है क्या। ऑफ ए डायोड नोट दैट डिफरेंस स्केल्स फॉर नेगलेक्ट एंड पॉजिटिव वैल्यूज फॉर द वोल्टेज एंड करंट। एक्चुअली कोई डायोड ऐसा शो करता है, किसी डायोड के लिए कंडीशन यह भी रहता है कि एक पार्टिकुलर निगेटिव वोल्टेज पे जाने के बाद करंट रिवर्स डायरेक्शन में अचानक से, जैसे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन वोल्टेज पे जाने पर करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में अचानक से बढ़ा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में भी सिलिकॉन डायोड वगैरह के लिए ऐसा बढ़ता है, ठीक है क्या। वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, करंट को वाई पे और वोल्टेज को एक्स पे, इसके लिए गैलियम आर्सेनाइड, फिर से जैसे डायोड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना, गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर है। यह वेरिएशन देखिए, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी क्या है, जीरो है। यहाँ तक तो लगभग क्या दिख रहा है, स्टेट मतलब लीनियर जैसा दिख रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाकर के करंट मैक्सिमाइज हो गया, इस पार्टिकुलर वोल्टेज के लिए करंट मैक्सिमाइज। उसके बाद वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फिर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट फिर से नॉन लीनियर क्या होना हुआ, इंक्रीज होना शुरू किया। तो इस तरीके का कुछ यह शेप आएगा किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। किसके लिए, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो इसको आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटा लेते तो सही रहता, ताकि हम अगले टॉपिक पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, वह IV कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कर लेंगे। क्या कर लेंगे, IV करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डायोड। दिस इज IV
फॉर डायोड, इसको कर ले सकते हो वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर, वी आई ग्राफ फॉर कंडक्टर, और यह है आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गैलियम आर्सेनाइड, फॉर गैलियम आर्सेनाइड। एक एक लाइन लिख लीजिएगा, इसे हो जाएगा। एक काम कर ही ले, इस कर्व को यहाँ के बाद सीधा नीचे ले लीजिए, ठीक है ना। इस पोर्शन को हटाइए, क्योंकि यदि यह पोर्शन नहीं रहता है तब ऐसा ग्राफ वो अभी लगभग ऐसा रहता है फोटो डायोड का। लेकिन यह जो सेक्शन दिखाया है इसको यहाँ के बाद सीधा अब क्या कीजिए, अचानक से नीचे की तरफ ले लीजिए। ड्रॉ कर दे रहे हैं रफली आप डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ तक 0, इस वोल्टेज तक करंट, और इस वोल्टेज पर अचानक से बढ़ गया है, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज पर अचानक से करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह मिली एम्पियर और यह माइक्रो एम्पियर। चूँकि कंडक्टर में तो एम्पियर रेंज का, सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम है तो उसका करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब जब पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो मिली एम्पियर का, और जब वोल्टेज क्या कर दे निगेटिव तो बहुत और भी कम हो जाता है करंट, तो वह माइक्रो एम्पियर रेंज का। ठीक है, इस कर्व को बगल में डाल ले, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसा दिखा। चलिए, सिंस V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से R निकाले, क्या निकाले, R इक्वल्स टू V बाई आई। इसका मतलब है कि यदि V वर्सेस I ग्राफ का क्या लेना हो, स्लोप, क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस, और इसके लिए V को किस एक्सिस पे जाना होगा, Y पे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर अ पार्टिकुलर x, ऐसा ही ना। V वर्सेस I, दिस इज वोल्ट एंड दिस इज एम्पियर। यदि ग्राफ ऐसा दे दिया, एंगल 30 डिग्री, R निकालने के लिए क्या करेंगे, tan 30 किस में, ओम में, tan 30 इज 1/√3 ओम में, हाँ या ना। ठीक है, या ऐसा नहीं देता तो वोल्टेज के सामने कुछ वैल्यू दे देता, 6, यहाँ पे वैल्यू दे देता 2, तो tan थीटा से निकालते, यहाँ तो थीटा दिया हुआ है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस करते तो 6/2 3 ओम का रेजिस्टेंस आता है या नहीं आता, वो अभी कर ही दे रहे हैं। मान लीजिए कभी आई भी वर्सेस आई ग्राफ ही हो और वैल्यू दे दे, क्या दे दे, वैल्यू दे दे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो R इक्वल्स टू tan थीटा, R इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू 6/2 ओम इक्वल्स टू 3 ओम। और लास्ट कभी एक्सिस चेंज कर ले, एक्सिस क्या कर ले, चेंज कर ले, इधर आई कर दे और इधर क्या कर दे, भी कर दे, और आपका यहाँ एंगल कितना दिखा दे, 30 डिग्री दिखा दे, तो स्लोप जो आपको लेना होगा वह कितना लेना होगा, 60 से लेना होगा। क्या लेना होगा, 60 से लेना होगा, क्योंकि यहाँ से जो tan थीटा आएगा वो V बाई आई का वैल्यू नहीं, किसका रहेगा, I बाई भी, किसका रहेगा, I बाई भी, और I बाई भी R नहीं ना हो करके 1/R रहेगा, I बाई भी क्या रहेगा। तो यदि आपका एक्सिस Y वोल्टेज Y पे ना हो करके X पे हो जाए तो दो काम, या तो हॉरिजेंटल से ना लेकर के एंगल किसके साथ ले लीजिए, वर्टिकल के साथ ले लीजिए, ठीक है क्या, या दूसरा तरीका कि आप tan 30 करके और उसके वैल्यू को क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर tan R के बदले क्या कर लेते हैं, tan 60 ही कर लेते हैं ओम में, tan 60 कितना होता है, √3 ओम, ठीक है क्या। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना शुरू कीजिए, वह दोनों लाइन ऊपर का, उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर द स्लोप ऑफ V वर्सेस I कर्व विल गिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद तीनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टिविटी रो भी बढ़ता है, क्योंकि R इक्वल्स टू रो L अपॉन A होता है।
तो लेंथ और एरिया को फिक्स रखा जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो भी बढ़ता है और दोनों का जो इक्वेशन है या फॉर्म है वह सेम है। यदि रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखते हैं तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, और रेजिस्टिविटी के लिए रो टी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अल्फा को रेजिस्टेंस के केस में बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों का वैल्यू जनरली क्या रहता है, सेम रहता है। और इस अल्फा के बारे में भी बताया गया था कि यह खुद भी स्लाइटली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर। मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के लिए अल्फा दिया रहेगा, टेम्परेचर चेंज करने पे अल्फा के वैल्यू भी स्लाइटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और यही आर और रो टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के लिए घटता है। मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए तो आर और रो दोनों टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए घटता है। और यह जो बढ़ने का, कंडक्टर के लिए जो बढ़ने का रेट है वह यूनिफॉर्म नहीं है, वह यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म यदि होता तो आर टी इक्वल्स टू आर नॉट टी जैसा रहता। क्या रहता, आर नॉट टी जैसा। टेम्परेचर को डबल करते आर टी टेम्परेचर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, डबल। ऐसा होता नहीं है। टेम्परेचर में 10 डिग्री सी का चेंज करे तो रेजिस्टेंस भी 10 ओम से बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वह किस इक्वेशन को फॉलो करता है, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट को। यह अल्फा पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है और हर एक मटेरियल का अल्फा अलग अलग रहेगा, तो बढ़ाने पे बढ़ेगा तो, लेकिन रेट यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ नॉन लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ नॉन लीनियर होगा। टेम्परेचर दे रखा है 0 और 0 पर रेजिस्टिविटी 0 नहीं है, 0 से कुछ ज़्यादा है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू। 0 डिग्री सी पे आपने कई मटेरियल का देखा है, अल्फा का वैल्यू 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻, अल्फा का ऐसा यूनिट होता है पर केल्विन, तो वह 4 × 10⁻³ पर डिग्री सी या पर केल्विन में दिया रहता था या नहीं। तो 0 पे रेजिस्टिविटी रो का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से ना होकर के थोड़ा ऊपर से उठ करके नॉन लीनियर गया है नहीं गया है। रेजिस्टिविटी रो टी ऑफ कॉपर, कॉपर मतलब कंडक्टर, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी रोटी ऑफ नाइक्रोम एज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। नाइक्रोम वायर वगैरह का यूज हम लोग जनरली हीटर का कॉइल बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हीटर वगैरह का कॉइल बनाने के लिए। उसका रेजिस्टिविटी देखिए कि टेम्परेचर के साथ 0 पर तो कुछ वैल्यू है 1.10 से कम, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वह यूनिफॉर्मली बढ़ता है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी यूनिफॉर्म बढ़ रहा है। किसके लिए, नाइक्रोम के लिए, जो कि मेटल नहीं है, मेटल नहीं है। और यह रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर है किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। वहाँ तो उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी घटता है और रेजिस्टिविटी भी घटता है, और एक बढ़ाए और दूसरा घटे, इसको बोलते हैं इन्वर्सली। और इन्वर्सली अगर आप हमेशा हाइपरबोलिक चांस जैसा कि नहीं, तीनों डाल लीजिए जल्दी से।